एक व्यक्ति जो सेना में भर्ती है, जो देश की सेवा कर रहा है, उस व्यक्ति की जो पत्नी और भाई है वे घर पर रहते हैं। लेकिन इधर पत्नी जो होती है वो अपने प्रेमी की सेवा कर रही थी, यानी कि वो अपने पति को छोड़कर प्रेमी के पास चली जाती है। लेकिन इस घटना का जो अंत होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि इसका जो अंत सोशल मीडिया पर जब फैलता है, सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तो सब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कोई ऐसा कैसे कर सकता है। जो एक व्यक्ति देश की सेवा कर रहा है, उसका भाई घर पर रहता है, उसकी पत्नी भी घर पर रहती है, लेकिन उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ कैसे मिलकर इतना सब कुछ कर सकती है। क्या होता है यहाँ पर, ये जानते हैं हम इस घटना के बारे में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है झुंझुनू, और यहीं का एक इलाका लगता है इंदिरा नगर। यहीं पर रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम पवन है। पवन अपने माँ बाप और अपने भाई मंगलचंद्र के साथ रहता है। मंगलचंद्र उसका छोटा भाई होता है। इधर पवन पढ़ने लिखने में बड़ा ही तेज होता है। अपने भाई को भी कहता है कि तुम्हें भी पढ़ना है, लिखना है, और हमारे माँ बाप जो हैं बड़ी आस लगाए बैठे हैं हमसे, उनका नाम रोशन करना है। पवन बहुत मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, और पढ़ाई करने के बाद वो सेना में भर्ती हो जाता है, वो एक फ़ौजी बन जाता है। जब वो फ़ौजी बन जाता है तो माँ बाप सोचने लगते हैं कि अब हमें पवन की शादी कर देनी चाहिए। तभी वे पवन के लिए एक लड़की देखने लगते हैं और उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है। लड़की देखने में बहुत सुंदर होती है और सुशील होती है, और ऐसी होती है कि पवन का बहुत ध्यान रखेगी, जिसका नाम संपत्ति देवी होता है। पवन भी उसे एक नज़र में पसंद कर लेता है। इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी हो जाने के बाद ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं। इधर मंगलचंद्र इसका छोटा भाई होता है। मंगलचंद्र भी पढ़ रहा था, वो भी मेहनत कर रहा था, वो भी सोच रहा था कि मेरी भी नौकरी लग जाए और मैं भी अपने माँ बाप को करके दिखा दूँ कुछ, और कहूँ उनसे कि मम्मी पापा मैंने करके दिखा दिया जो आप मेरे लिए सपने देख रहे थे। इधर पति जो होता है यानी कि पवन, वो कहता है अपनी पत्नी से कि तुम्हें मेरे माँ बाप का ध्यान रखना है, तुम्हें मेरे भाई का ध्यान रखना है। अगर तुम इनका ध्यान रखोगी तो समझो तुम मेरा ध्यान रख रही हो। मेरा जाने का वक्त हो रहा है, मुझे अपने काम से बाहर जाना होगा। और हर फौजी भाई का काम होता है कि वे बॉर्डर पर खड़े होते हैं जाकर और देश की रक्षा करते हैं। ऐसे ही पवन भी होता है। पवन अपने देश की रक्षा कर रहा था। संपत्ति देवी जो होती है पवन से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे परिवार का ऐसे ही ध्यान रखूंगी जैसे मैं अपने माँ बाप का रखती थी। पवन जो होता है बेफिक्र हो जाता है। बेफिक्र हो जाने के बाद वो चला जाता है। इधर मंगलचंद्र पढ़ता है, लिखता है, अपनी भाभी की हर बात मानता है। उसकी भाभी उससे जो चीज़ मंगवाया करती थी वो दिया करता था, यानी कि अपनी भाभी को अपनी माँ जैसा मानता है। समय जो होता है ऐसे गुजरता चला जाता है। मंगलचंद्र भी पढ़ाई कर रहा था और उसकी मेहनत भी एक दिन रंग लाती है, यानी कि वो ग्राम सेवक में लग जाता है, सरकारी नौकरी लग जाती है। अब माँ बाप जो होते हैं वे सोचने लगते हैं कि अब हमें मंगलचंद्र की भी शादी कर देनी चाहिए, इसकी भी शादी हो जाएगी तो हमारा भार उतर जाएगा। इनके दो ही बेटे होते हैं, इनके बेटी नहीं होती है। अब ऐसे मंगलचंद्र की भी शादी हो जाती है और इसकी शादी होने के बाद इसकी पत्नी घर पर रहने लगती है। संपत्ति देवी जो होती है वो भी घर पर रहती थी। अब कुल मिलाकर ये 5 सदस्य हो जाते हैं। एक सदस्य घर से बाहर रहता था। अब ऐसे ही समय गुजरता जा रहा था। पहले तो मंगलचंद्र अपनी भाभी का काम कर देता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा रहने लगा था। अब कहीं ना कहीं संपत्ति देवी को लगने लगा था कि मैं अगर अपने देवर से कुछ जाकर कहूँगी तो मुझे कुछ लाकर नहीं देगा। संपत्ति देवी के पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम जितेंद्र मीनू होता है। जितेंद्र मीनू जो होता है वो भी देखने में अच्छा होता है, स्मार्ट होता है, व्यक्ति होता है। इधर संपत्ति देवी जो होती है उससे जाकर कहती है कि मुझे बहुत तबीयत खराब हो रही है, क्या तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर चल सकते हो। जितेंद्र मीनू जो होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चल दूंगा। उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, उसे दवाई दिलवा कर लेकर आता है। दवाई दिलवा कर लेकर आने के बाद अब कभी भी अगर संपत्ति देवी को कोई छोटा मोटा काम होता था तो जितेंद्र मीनू के पास जाती, कभी कुछ मंगवाती तो कभी कुछ मंगवाती। अब इन दोनों की ऐसे ही दोस्ती हो जाती है। जब इन दोनों की दोस्ती हो जाती है तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे का नंबर लेते हैं। नंबर लेने के बाद एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अब ऐसे इनकी बातों का सिलसिला आगे बढ़ता है, और जब आगे बढ़ता है तो ये प्यार में बदल जाता है, यानी कि पवन को उसकी पत्नी संपत्ति देवी धोखा देने लगती है। वो जितेंद्र मीनू से प्यार करने लगती है, जितेंद्र मीनू से बात करने लगती है। अब वो मौका तलाशने लगती है कि मुझे जितेंद्र मीनू से कहाँ मिलना है, घर के बाहर मिलना है फिर घर के अंदर मिलना है। अब घर के अंदर उसका पूरा परिवार रहता है, इसलिए वो घर के अंदर नहीं मिलती है। वो प्लान बनाती है जितेंद्र मीनू के साथ बाहर मिलने का, और ये दोनों बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद पहले खाना खाते हैं, फिर ये दोनों एक होटल में जाते हैं। होटल में जाने के बाद पहली बार संबंध बनाते हैं। और जब संपत्ति देवी जितेंद्र मीनू के साथ संबंध बनाती है तो वो कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ ये सब कुछ करके, और मेरा पति कई कई महीनों में घर आता है, मुझे बहुत ज़रूरत थी इस चीज़ की। यानी कि जितेंद्र मीनू से वो सारी बातें करती है। जितेंद्र मीनू जो होता है उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम अपने पति को छोड़ सकती हो।
लेकिन पत्नी मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं उसे छोड़ तो नहीं सकती हूँ, लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। अब ये दोनों जो होते हैं ऐसे साथ रहते हैं। जब जब इनका मन करता था तब ये बाहर चले जाते हैं, और जब जब इनका मन करता था, अगर घर के अंदर कोई नहीं होता है, घर के सदस्य कहीं फंक्शन में कहीं बाहर गए हुए थे, तब ये दोनों जो होते हैं घर के ही अंदर एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। समय जो होता है इससे गुजरता चला जाता है। तभी मंगलचंद्र जो होता है वो नोटिस करता है कि उसकी भाभी, उसके ही पड़ोस में रहने वाला जितेंद्र मीनू, जिसके साथ ज़्यादा लगती है, जिसके साथ हर काम के लिए जाती है, उसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शक सा होता है। तभी वो अपनी भाभी पर निगरानी रखने लगता है। जब अपनी भाभी पर निगरानी रखने लगता है तभी उसकी भाभी एक दिन उसके साथ बाहर जाती है, और जब वो बाहर गई थी तो उसका जो देवर होता है मंगलचंद्र, वो भी उस टाइम पर बाहर होता है। जब उसकी नज़र रोड पर अपनी भाभी पर पड़ती है और देखता है कि उसकी भाभी बाइक पर बैठी हुई है, और जो मंगलचंद्र इस चीज़ को नज़ारा देखता है तो वाकई में से बहुत बुरा लगता है कि जितेंद्र मीनू आगे बैठा हुआ है, आखिरकार कुछ काम हो सकता है, फिर कहीं और जा रही है। मंगलचंद्र का मन नहीं मानता, और जब मन नहीं मानता है तो वो सोचने लगता है कि क्यों ना मैं इसका पीछा करूं। तभी वो अपनी भाभी और जितेंद्र मीनू का पीछा करने लगता है। जब वो उन दोनों का पीछा करने लगता है तो वो दोनों जो होते हैं कहीं और नहीं जाते हैं, वे दोनों एक होटल में जाते हैं। जब अपनी भाभी को होटल में जाते हुए देखता है तो वाकई में से बहुत गुस्सा आता है, और वो उसी होटल में पहुंच जाता है और कहता है कि भाभी तुम ये क्या कर रही हो, तुम मेरे भैया को धोखा दे रही हो। जब अपने देवर को सामने खड़ा हुआ देखती है संपत्ति देवी, तो वो भी डर जाती है, और इतनी डर जाती है वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, तो अपने भैया को कुछ मत बताना, मैं आज के बाद जितेंद्र मीनू से नहीं मिलूंगी। मैं फिसल गई थी, मेरे पति बाहर रह रहे थे, मैंने सोचा, मेरे मन में पता नहीं क्या क्या आया। वो अपने देवर के सामने हजार सफाई देने की कोशिश करती है, उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, और उससे कहती है कि अगर तुमने अपने भाई को सब कुछ बता दिया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कहीं ना कहीं मंगलचंद्र जो होता है उसे थोड़ा सा तरस आता है और कहता है कि ठीक है भाभी, आज के बाद आप इनसे मत मिलना और इनसे अलग रहना। अब ऐसे ही अपनी भाभी को लेकर वो घर आ जाता है, घर में किसी को नहीं बताता है, अपने भाई को फ़ोन करता है लेकिन अपने भाई को भी नहीं बताता है। वो सोचने लगता है कि अगर मैंने अपने भाई को वहाँ पर सब कुछ बता दिया तो मेरा भाई बहुत टेंशन लेगा, मेरा भाई ना जाने क्या क्या सोचेगा, और अगर इसी दौरान मेरे भाई को कुछ हो जाता है तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगा। इसलिए मंगलचंद्र जो होता है वो सोचने लगता है कि जब भाई घर पर आएगा तब मैं कहीं जाकर अपने भाई को सारी बात बता दूंगा। अब मंगलचंद्र अपने भाई के आने का इंतजार करने लगता है। इधर जो संपत्ति देवी होती है वो जितेंद्र मीनू से अभी भी बात कर रही थी। वो जितेंद्र मीनू से कह रही थी कि ये सब कुछ बता देगा, अपने भैया को बता देगा, पूरी फैमिली को बता देगा। अब ये हमारे लिए खतरा है, इससे हमें रास्ते से हटाना होगा। अब इधर जितेंद्र मीनू जो होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम ठीक कह रही हो, अगर ये रास्ते से हट जाएगा तो हमारे बारे में और कुछ नहीं जानता है कोई भी, और ये रास्ते से हट गया तो हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता है। हम दोनों पूरी ज़िंदगी साथ में रहेंगे और ऐसे ही ज़िंदगी गुजार लेंगे। अब ये दोनों एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिस प्लान को सुनकर वाकई में पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। एक दिन मंगलचंद्र जो होता है अपने साले पिंटू के साथ वो दवाई लेने के लिए जाता है हॉस्पिटल में। जब वो घर से निकलने ही वाला था तभी उसकी भाभी संपत्ति देवी आती है और कहती है कि देवर जी, मेरी भी आंखों में दर्द हो रहा है, मुझे भी आपके साथ चलना है और मुझे भी अपनी आंखें दिखा कर आनी है। देवर मंगलचंद्र से पीछे बैठाता है और कहता है कि ठीक है, तुम भी चलो, मैं हॉस्पिटल जा ही रहा हूँ तो तुम्हें भी दिखा दूंगा। मेरा साला है, इसकी तबीयत ख़राब है। तब वो गाड़ी लेके जब हॉस्पिटल तक पहुंचता है, वो हॉस्पिटल में जाता ही नहीं है, तभी बीच रास्ते में उसकी गाड़ी रोक ली जाती है। उसकी गाड़ी कोई और नहीं रोकता है, उसकी गाड़ी पुलिस वाले रोकते हैं। जब उसकी गाड़ी पुलिस वाले रोकते हैं तो उनसे पूछता है कि साहब क्या बात हो गई। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उनसे बाहर निकालते हैं और उसका साले को बाहर निकालते हैं, उसकी भाभी को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद उसकी गाड़ी की तलाशी लेने लगते हैं। जब उसकी गाड़ी की तलाशी लेने लगते हैं, उसकी गाड़ी के सीट के नीचे अफीम मिलती है। उसकी गाड़ी के सीट के नीचे 250 से 300 के बीच में जब अफीम मिलती है तो पुलिस वाले जो होते हैं उससे पूछते हैं कि ये क्या है। जब ये सारी चीज़ें मंगलचंद्र देखता है तो वो कहता है कि साहब मुझे नहीं पता। पुलिस वाले से धमकाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारी गाड़ी में ये सब कुछ रखा हुआ है, तुम उसके ऊपर बैठे हुए हो और कह रहे हो कि तुम्हें नहीं पता है। अब मंगलचंद्र जो होता है वो बार बार मना करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद पिंटू से पूछताछ की जाती है, संपत्ति देवी से पूछताछ की जाती है। ये दोनों मना कर देते हैं। जब मना कर देते हैं तो अब शक जो होता है वो मंगलचंद्र पर ही होता है। उससे जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो मंगलचंद्र जो होता है वो कहता है कि साहब मुझे सच में नहीं पता है और मैं नहीं जानता कि मेरी गाड़ी में वो कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया है। पुलिस वाले जो होते हैं वो सोचने लगते हैं कि शायद ये सच बोल रहा है, लेकिन कोई भी मुजरिम अपने आप को गलत साबित नहीं कर सकता है, ये भी सोचते हैं। तभी मंगलचंद्र जो होता है वो कहता है कि साहब एक बात बताइए, आपको किसने बताया है कि मेरे पास सब चीज़ है, मेरी गाड़ी में रखा हुआ है। मुझे एक बार आप नंबर दिखा दीजिए, मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पुलिस वाले जो होते हैं उस नंबर के बारे में बताते हैं। जब उस नंबर को देखता है तो वो नंबर किसी और का नहीं होता है, वो नंबर जितेंद्र मीनू को होता है। जब जितेंद्र मीनू का नंबर होता है तो वो कहता है कि साहब ये तो
जितेंद्र मीनू है, हमारे ही पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति है और उसके जो अवैध संबंध चल रहे हैं मेरी भाभी से चल रहे हैं और मैंने इन दोनों को एक दिन देख लिया था। शायद इस चीज़ का बदला लेने के लिए इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अब पुलिस वाले जब उसकी बात सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें यकीन होता है। वो एक एक बात बताता है पुलिस वालों को, कैसे उसका भैया एक सेना में भर्ती है और कैसे उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है, लेकिन वो उसे माफ़ कर देता है। सोचने लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा और अपने भैया का इंतजार भी करने लगता है आने का, कि जब वो आएगा तो मैं सब कुछ बता दूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इससे पहले भी मेरे साथ ऐसा करेंगे। अब पुलिस वाले जितेंद्र मीनू को उठाते हैं, इसकी भाभी संपत्ति देवी को उठाते हैं, दोनों से पूछताछ करते हैं। तो ये दोनों अपना जुर्म कबूल करते हैं और कहते हैं कि हाँ साहब, हमने ही ये सब कुछ किया था, मैंने ही, जितेंद्र मीनू ने उसे लाकर दी थी और जो संपत्ति देवी होती है वो उसे इसकी गाड़ी की सीट के नीचे रख देती है। यानी कि ये दोनों जो होते हैं बताते हैं कि साहब हमारे बस की इतना सब कुछ तो नहीं था कि हम उसे इस रास्ते से हटा दें, दुनिया से हटा दें, हमारे अंदर इतना जी नहीं था। लेकिन हम चाहते थे कि अगर तुम पकड़ लोगे, पुलिस वाले से पकड़ लेंगे तो ये कई साल के लिए जेल के अंदर चला जाएगा और कई साल तक हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा, हमें कोई भी नहीं रोकेगा और कोई भी घर वालों को कुछ भी नहीं बताएगा। हम सोच रहे थे कि जेल के अंदर रहेगा और हम जेल के बाहर मज़े करेंगे। पुलिस वाले जब जितेंद्र मीनू और उसकी भाभी संपत्ति देवी की सारी बात सुनते हैं तो वाकई में उन्हें भी यकीन नहीं होता है कि एक व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है, जिसका पति उसके लिए बाहर काम कर रहा हो, जिसका पति एक सेना में भर्ती हो, जिसका पति उसे बहुत प्यार करता हो, वही पत्नी उसे धोखा दे रही है। पुलिस वाले इन्हें हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद इनकी जो भी कार्रवाई बनती है, कोई भी जांच बनती है, वो सब करने के लिए तैयार होते हैं। केस जो होता है 12 सितंबर सन 2025 की बात होती है। 12 सितंबर सन 2025 को मंगल चंद्र जो होता है अपनी गाड़ी लेकर निकलता है अपने घर से, जब भाभी को लेकर, अपने साले को लेकर हॉस्पिटल के लिए, और पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। अब इधर जब ये सारी बातें उसके पति पवन को पता चलती है तो वाकई में उसे यकीन नहीं होता है कि उसकी पत्नी से धोखा दे रही थी। उसकी पत्नी उसके ही पास में रहने वाला एक व्यक्ति जितेंद्र मीनू उसके साथ लगी हुई थी, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। इधर जो पवन होता है वो अपने भैया मंगल चंद्र को हालत पूछता है, उससे कहता है कि तुम ठीक हो। मंगल चंद्र रोते हुए अपने भैया से कहता है कि भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझे शायद आपको सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन मैं चाहता था कि जब तुम आ जाओगे जब मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। पवन जो होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने जो किया सही किया, तुमने जो कुछ किया होगा सोच समझ कर किया होगा, तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम कभी गलत नहीं हो सकते हो। अब जैसे ही ये सारी बातें मंगल चंद्र से कहता है तो मंगल चंद्र को भी एक सुकून नजर मिलता है। दोस्तों यहाँ पर एक पत्नी संपत्ति देवी, जिसका पति सेना में होता है, जिसका पति कई कई महीने तक बाहर रहता है, जिसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जितेंद्र मीनू मिल जाता है और वो उसके साथ सारी हदों को पार कर देती है, उसके साथ वो अवैध संबंध चला लेती है। दोस्तों यहाँ पर किसकी गलती होती है? यहाँ पर मंगल चंद्र की गलती होती है, जिसने अपने भैया को पहले सब कुछ नहीं बताया। फिर संपत्ति देवी की गलती होती है, जिसके पति के होते हुए वो अवैध संबंध चलाती है। फिर जितेंद्र मीनू की गलती होती है, जिसका परिवार, पवन का परिवार, मंगल चंद्र के जो माता पिता होते हैं उस पर बहुत विश्वास करते थे, उसने उस विश्वास को तोड़ा है पड़ोसी होने के नाते। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? आप क्या राय रखना चाहेंगे? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।